हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है ट्राटस्की, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो ट्राटस्की ने किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है समतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव नेत्र के किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहां हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहां हुई। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहां पे हुई, तो जर्मनी में हुई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। 4 नंबर प्रश्न गणित का है कि 26 और 91 का मौसा ज्ञात करें, यानी 26 और 91 का यहाँ पे HCF निकालना है। तो HCF आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक यहाँ पे भाग विधि और एक यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे इसका मौसा निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 किससे कटता है, तो यहाँ पे देखिए 2 से कटाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। अब 13 नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 91 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ये किससे कटेगा, तो ये 91 यहाँ पे 7 से कटेगा। तो 13 सत्ते कितना होता है 91, यानी ये 13 बार में कट जाएगा। यानी अब देखना है यहाँ पे कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो दोनों में 13 कॉमन है। तो दोनों के बदले में से एक यहाँ पे, दोनों के बदले एक यहाँ पे एक 13 ले लेंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो जो कॉमन रहता है उसी में से एक को क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, वही क्या हो जाता है, इसका मौसा हो जाता है, यानी HCF हो जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 और यहाँ पे 91 का मौसा कितना होगा, 13 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है, और जब इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो ये कम फैलता है। कम फैलने का मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे ये गोटा रहता है, एक ही जगह पे ये इकट्ठा रहता है, जिससे ये प्रकाश दूर से भी देखने को हमें नजर आता है। ये जो लाल रंग है वो दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर।
7 नंबर प्रश्न है, यदि मौस 54 78 बराबर 6, यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मौस 54 78 का यहाँ पे 6 है, तो लस 54 78 का क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 54 और 78 का मौसा कितना दिया है, 6 दिया है, तो बोल रहा है कि लसा निकालिए आप 54 और 78 का। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या दिया है और दो संख्या का यहाँ पे मौसा 6 है और बोल रहा है यहाँ पे कि इन्हीं दो संख्याओं का यहाँ पे लसा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस और गुणे क्या होता है, मस। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है, 54, तो पहली संख्या की जगह पे हम 54 रखेंगे, गुणा है तो यहाँ पे गुणा देंगे। दूसरी संख्या क्या है, 78, तो यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर, यहाँ पे देखिए अब लसा नहीं पता है, लसा हमको निकालना है, तो लसा को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, गुणे मौसा। मौसा देखिए कितना दिया है, मौसा यहाँ पे देखिए 54 और 78 का मौसा कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए 6। अब हमको लौसा निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 6 गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी 54 गुणे 78 और बट्टा के नीचे आ जाएगा 6 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लौसा हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 6 9 कितना होता है यहाँ पे 54। अब क्या बच गया इधर, 9 गुणे 78 बराबर क्या हो गया हमारा लौसा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 9 में 78 से गुणा कर देना है, तो 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7 और 9 7 63 और 7 कितना होता है, 70 होता है। यानी लौसा हमारा कितना निकल गया, 702 निकल गया, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए ऑप्शन है सेनापति के पद पर, बी ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत के पद पर, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पद पर, डी ऑप्शन है गृह मंत्री के पद पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। जो इंद्रधनुष होता है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी ऑप्शन है कृत्रिम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आकाश में इंद्रधनुष निकलता है वो प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। जो आकाश में इंद्रधनुष निकलता है वो मानव के द्वारा बनता है कि वो प्राकृतिक के द्वारा बनता है, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो जो इंद्रधनुष होता है इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है, तो सबसे बाहर लाल रंग होता है। और अंदर कौन सा रंग होता है, तो अंदर बैगनी रंग होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो ये प्राकृतिक यहाँ पे स्पेक्ट्रम है, ये प्राकृतिक के द्वारा बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और साथ में ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इंद्रधनुष के बाहर लाल रंग होता है और अंदर कैसा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि वर्साय की संधि कब हुई। ए ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साय की संधि कब हुई, तो 1919 ईस्वी में हुई, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, बी ऑप्शन है द्विघात बहुपद, सी ऑप्शन है रैखिक बहुपद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात कहते हैं, तो इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न के संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा प्रतीत होता है। अगर आपके पास लाल गुलाब है, अगर उसे आप लोग हरे प्रकाश यानी हरे रंग की रोशनी में देखेंगे तो लाल गुलाब कैसा दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है नीला। तो लाल गुलाब को जब हरे प्रकाश में देखा जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पटना है वो कहाँ स्थित है। तो पटना कहाँ स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसी गंगा के ऊपर कौन सा पुल है, तो गांधी सेतु पुल है, जो एशिया का सबसे लंबा नदी पुल है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और पटना कहाँ पे स्थित है, तो गंगा के किनारे स्थित है। और पटना किसकी राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। और पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और गोलघर कहाँ है, तो पटना में ही है। तो ये सभी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिस्मार्क, बी ऑप्शन है कोसुत, सी ऑप्शन है गैरीबाल्डी, डी ऑप्शन है नेपोलियन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 15 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो गैरीबाल्डी था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होता है उसके भीतर निष्क्रिय गैस भरा जाता है, तो क्यों भरा जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए रोशनी बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है बल्ब की सुरक्षा के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, तो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, क्योंकि जो बल्ब हो उसकी यहाँ पे क्षमता और यहाँ पे दिन उसका बढ़ जाए, यानी जल्दी खराब ना हो, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और निष्क्रिय गैस इसीलिए भरा जाता है क्योंकि उसका टंगस्टन खराब ना हो और यहाँ पे गले ना, और जो बल्ब हो जल्दी खराब ना हो, इसलिए विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि बिंदु यहाँ पे देखिए 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस y के आलेख पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको जो a है इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ पे a का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो कोई भी बिंदु है, अगर मान लीजिए ये बिंदु है तो इसका 2 मान होता है, एक x का मान होता है और एक क्या होता है, y का मान होता है। तो यहाँ पे भी एक बिंदु है जिसका यहाँ पे निर्देशांक कितना दिया है, 3 और 4 दिया है। तो इसमें x का मान यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा और y का मान कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये समीकरण पे आलेख पर स्थित है, ये जो बिंदु है इस आलेख पर ये स्थित है, यानी इसी x और y का ये मान है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें y की जगह पे y का मान रख देना है, x की जगह पे x का मान रख देना है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया है 3y बराबर ax प्लस यहाँ पे क्या दिया है y, और यहाँ पे देखिए y का मान क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए 3 दोनों गुणा में है, 3 गुणा यहाँ पे 4 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर 9 है तो 9, और गुणे यहाँ पे देखिए a है, सॉरी ये a है तो यहाँ पे a, और यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और y का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 बराबर ये a है, a में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए हमको a का मान निकालना है, तो 4 इधर जोड़ रहा है तो इधर आके क्या करेगा, बराबर की इधर आके घटाएगा, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा, 4
4, क्योंकि इधर ये जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके घटाएगा और उधर क्या बचेगा, यहाँ पे 3a बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और इधर क्या हो गया हमारा 3 है। अब यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 8 बट्टा क्या हो जाएगा 3 बराबर a, यानी a का मान कितना निकल गया 8/3, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना था कि ये जो बिंदु है इसमें दो यहाँ पे मान दिया, उसमें से पहला वाला होता है x का मान और दूसरा वाला होता है यहाँ पे y का मान। बस यहाँ पे y की जगह पे y का मान रखना है, x की जगह पे x का, और फिर यहाँ पे y की जगह पे y का मान रखना है। उसके बाद अपने से यहाँ पे a का मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है यूएसए यानी अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये ब्रिटेन में पड़ी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि समीकरण y² बराबर 1 के मूलों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि एक समीकरण दिया है y² बराबर 1 के मूलों का यहाँ पे आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण दिया है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस क्या होता है bx और प्लस क्या होता है यहाँ पे c और बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो x² यानी जो स्क्वायर वाले में गुणा करता है, मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यानी जो y में गुणा करता है वो a होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं लगा होता है वो क्या होता है यहाँ पे c होता है, और जिसमें केवल x होता है जिसपे स्क्वायर नहीं होता है यानी यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y दिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्यों नहीं दिया है, जो यहाँ पे जो b का मान है, b का मान कितना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए b का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे c यानी ये हो जाएगा x², और यहाँ पे देखिए 0 में x से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, यानी x², यहाँ पे क्या हो गया ax² और यहाँ पे प्लस क्या हो गया यहाँ पे c हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो b का मान है वो क्या है 0 है, इसीलिए यहाँ पे b का मान नहीं दिया है, केवल यहाँ पे a का मान दिया है और यहाँ पे c का मान दिया है। तो यहाँ पे b वाला पार्ट नहीं है, तो जो b वाला पार्ट नहीं है तो यानी उसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मूलों का योग ज्ञात करें, तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए b का मान रखना पड़ेगा, a का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए b का तो मान है ही नहीं इसमें, तो b का मान नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 0 है। b का मान कितना है 0 है, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो y² में गुणा कर रहा है, क्या गुणा कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यानी यहाँ पे b का मान 0 और a का मान कितना है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे c ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, डी ऑप्शन है मुसोलिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था ये, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये कोयला, पेट्रोलियम और ये जो प्राकृतिक गैस होता है ये क्या होता है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो सौर ऊर्जा होता है वो क्या होता है, नवीकरणीय होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 10 से स्टार्ट होती है, और कहां तक चलती है, तो यहाँ पे 99 तक चलती है ये 2 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, तो ऐसे गिनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको शुरू में देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे 7 से विभाजित होगी। तो 10 तो होगी नहीं, 10 के बाद 11 लेंगे ये भी नहीं होगा, 12 भी लेंगे ये भी नहीं होगा, 13 लेंगे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 14 लेंगे तो
14 यहाँ पे क्या होगी, पहली दो अंकों की संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी, यानी 14 होगा और 14 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 होगा और 21 के बाद क्या होगा यहाँ पे 28 होगा डॉट डॉट और यहाँ पे अंतिम में से बस एक ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए 99 7 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 98 क्या होगा, यहाँ पे 7 से कट जाएगा क्योंकि 14 सतह कितना होता है 98, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक एपी बन गया जिसमें ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये क्या हो गया अंतिम पद। यहाँ पे आपको निकालना है कि कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा, यानी यहाँ पे n का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, n का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए an का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। an क्या होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ पे 98 है। a क्या है, a क्या होता है, ये प्रथम पद होता है। प्रथम पद कितना है यहाँ पे 14 है और यहाँ पे हमको n का मान निकालना है कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो n का मान निकालना है। और d कितना होगा, तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को यहाँ पे घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद यहाँ पे देखिए 21 है, 21 में से हम क्या घटाएंगे, यहाँ पे 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। बस आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे देखिए an का मान कितना है, यहाँ पे अंतिम पद 98 है तो यहाँ पे 98 लिख दीजिए। a का मान 14 है तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए। n का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। d का मान यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पे इन दोनों में गुणा करा दीजिए। 98 बराबर यहाँ पे हो गया 14 और यहाँ पे देखिए प्लस 7 में n से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7n और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस, माइनस और 7 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए 14 में से 7 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी 98 बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 14 में से 7 निकल गया, कितना बचेगा 7 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 7n। अब यहाँ पे देखिए 7 ये इधर जोड़ रहा है तो इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, यानी 98 माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर उधर हो जाएगा हमारा 7n। तो यहाँ पे देखिए 98 में से जब हम 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 91 बराबर इधर बचेगा 7n। अब यहाँ पे देखिए 7 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 91 बट्टा कितना हो जाएगा 7 बराबर n, यानी 13 सतह कितना होता है 91। 7 से 91 कितना बार में कटेगा, 13 बार में, यानी n का मान कितना निकल गया 13। यानी दो अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी, तो 13 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है कांग्रेस ने, बी ऑप्शन है बीजेपी ने, सी ऑप्शन है जनता दल ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, डी ऑप्शन है मिथिला की रानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ओपेक की स्थापना कब की गई। ए ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1965 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओपेक की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1960 में की गई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डेनमार्क को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्योगों का देश, बी ऑप्शन है खनिजों का देश, सी ऑप्शन है पवनों का देश, डी ऑप्शन है जल विद्युत का देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेनमार्क को क्या कहा जाता है। तो डेनमार्क को यहाँ पे पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि जो डेनमार्क है वहां पे पवन चक्कियां बहुत ही अधिक है, इसीलिए उसे पवनों का देश कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है कदाचारिता, सी ऑप्शन है पत्रकारिता, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो भारतीयता दिखाई नहीं देती, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28
28 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जो अर्थव्यवस्था होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का है, यहाँ पे आपको बताना है। यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फूल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर के नाम के आगे से जो दिल शब्द था ये किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य का कार्यकाल है। ए ऑप्शन है 3 वर्ष का, बी ऑप्शन है 4 वर्ष का, सी ऑप्शन है 5 वर्ष का, डी ऑप्शन है 6 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका आप टेस्ट दे लिए हैं। अब आप कॉमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, और जितना भी आपका गलत हुआ है प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिखिए और उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। और आइए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखते हैं। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे है कि खोखा कौन था। ए ऑप्शन है सेन साहब का बेटा, बी ऑप्शन है ड्राइवर का बेटा, सी ऑप्शन है पड़ोसी का लड़का, डी ऑप्शन है नौकर। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दिल से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।